तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस करेंगे अपन, दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट कंप्लीट करेंगे, है ना, उसके बाद में मैट्रिसेस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हुआ, डिटर्मिनेंट जो है वो एक मैथमेटिकल टूल है। टूल कहाँ काम आता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना आसान कर देता है ना। किस तरह के ऑपरेशन को आसान करता है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो मैथमेटिकल टूल होने का क्या मतलब निकला भाई, जैसे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या था, वो भी एक मैथमेटिकल टूल था, ठीक है। और इससे हमको क्या करने में आसानी होती थी, काउंटिंग, है ना, कि किसी पर्टिकुलर चीज को करने के कितने तरीके, है ना। वो हमने देखा कि भाई हमको ए से बी जाना है, बी से सी जाना है ना, इतने तरीके यहाँ से यहाँ जाने के, इतने तरीके यहाँ से यहाँ जाने के। तो कुल कितने तरीके से हम कोई एक पर्टिकुलर जर्नी कर सकते हैं, या कितने तरीके से हम कोई एक पर्टिकुलर आइटम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे कैलकुलस, कैलकुलस क्या है, कैलकुलस भी एक मैथमेटिकल टूल है। हमको क्या करने में इजी हो जाता है, किसी भी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालना इजी हो जाता है, और किसी भी वेरिएबल का एरिया अंडर कर्व, जो कि एक दूसरे वेरिएबल को डिनोट करता है ना, वो निकालना आसान हो जाता है। कैलकुलस तो अभी हम करेंगे आगे, पर बेसिकली कैलकुलस से ये दो तरह के ऑपरेशन जो हैं वो आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से डिटर्मिनेंट जो मैथमेटिकल टूल है, उससे हमको क्या चीज करना आसान हो जाता है, इसको यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं उसको सॉल्व करना हमको इजी हो जाता है। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस जो है वो एक्चुअल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, उस पर एक्चुअली एक सेपरेट वीडियो ही बना लिया है ना। सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैट्रिसेस के वीडियो जब खत्म होंगे उसके बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जो हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के अलावा भी कई चीज़ों में यूज होती है, ठीक है। पर ये एक मेजर यूज है उसका। तो जैसे भाई हम यदि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ले लें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये तो मालूम है अपने को, है ना, ये तो अपन कर चुके हैं 10th में। पर यदि आप सोचें कि ये तो यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, दो की जगह सपोज 20 वेरिएबल होते, है ना, ये x1 x2 x3 x4 x20 तक होता, तब तो जिस तरह से हम ये दो वेरिएबल की साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक की वैल्यू लेकर के दूसरे में डाला, वो 20 वेरिएबल्स में तो करने में हालत खराब हो जाएगी, है ना। ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ सिचुएशंस में, ये 20 वेरिएबल्स के सिचुएशन तो कई आती हैं, है ना। इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन आप ले लें रियल लाइफ, है ना, आपको रॉकेट भेजना है स्पेस में, या किसी पाइप में से आपको एयर फ्लो सिमुलेट करना है, इस तरह का कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट में, है ना, 20 वेरिएबल तो आराम से आ जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम तो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और कंप्यूटर्स जो प्रिंसिपल यूज करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस ही यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि डिटर्मिनेंट सबसे पहले किसने यूज किए। तो आप सोचें, सबसे पहले जो है वो एक जापानीज मैथमेटिशियन थे, सेकी कोवा। इन्होंने 17th सेंचुरी में जो है वो डिटर्मिनेंट्स को यूज किया अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, है ना, गॉटफ्रीड लाइबनिज। लाइबनिज को कैलकुलस का को फाउंडर भी कहा जाता है ना। ये भी उसी टाइम पे, इनकी इनकी लाइफ भी अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम पे थी, है ना, 1650 से 1720 के आसपास, इस पीरियड में, है ना। इनको भी क्रेडिट दिया जाता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो इन्होंने एक तरह से इन्वेंट किए, ठीक है। ये जो कैलकुलस वाली जो मैंने बात लिखी है ना, नॉर्मली एट्रीब्यूट हम किसको करते हैं कि न्यूटन ने, क्या बोलेंगे, इन्वेंट ही बोलेंगे, है ना। न्यूटन ने इन्वेंट किया कैलकुलस को, सेम टाइम पे न्यूटन भी अप्रोक्सीमेटली, उनका लाइफ स्पैन भी इसी पीरियड में था। पर और न्यूटन थे ब्रिटिश और लाइबनिज जर्मन थे, तो आपस में इनकी काफ़ी, मतलब, है ना, डिस्प्यूट और एक तरह से लड़ाई भी रहती थी क्रेडिट लेने के लिए कि कैलकुलस जो है वो पहले किसने डिस्कवर किया।
पहले किसने इन्वेंट किया, ठीक है, वो एक अलग ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हुआ है, अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज अ वैल्यू। क्या मतलब निकला कि इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में स्क्वायर अरेंजमेंट। इसका मतलब इस अरेंजमेंट में जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे। तो जैसे A11, A12, A21, A22, ये क्या चार नंबर्स या चार वेरिएबल्स हमने डाल दिए। तो ये एक डिटर्मिनेंट हो गया जिसमें ये तो रोज हैं और ये क्या है, ये कॉलम्स हैं। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, और ये ए का जो हमने सफिक्स जो लगाया हुआ है उसमें क्या है, रो पहले कॉलम बाद में। तो ए है ना रो कॉलम, फिर ए रो कॉलम, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, 2/2 का डिटर्मिनेंट है ये। और ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को डी से भी डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ये क्या है, 2 है। यदि यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम होते तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके वैल्यू पे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू डी लिख देता हूँ इसको, ये डी है। डिटर्मिनेंट A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक। अच्छा, अभी अपन ने कहा था कि डिटर्मिनेंट्स को हम यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दो वेरिएबल की एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लेते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक बार लिखते हैं, है ना, उससे आपको एक रफ आइडिया तो लग ही जाएगा, ठीक। तो जैसे यदि हमारे पास में A11x प्लस A12y इज इक्वल टू A13, है ना, ये है एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, A21x प्लस 22y इज इक्वल टू A23। सपोज ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन जो है वो सीधा यदि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, A13 A22 माइनस A23 A12 अपॉन A11 A22 माइनस A21 A12। और इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, A13 और A22 यहाँ लिख दें और A23 और A12, यानी ये यहाँ लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना, उसको हम इस फॉर्म में लिख दें और डिनोमिनेटर को भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, A11 A22 और A21 A12, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो जब हम मैट्रिसेस करेंगे तो वहां पे तो डिटेल में देखेंगे ही। ये केवल इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए, है ना, हमने शो किया कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो सपोज हमारा जो 2/2 डिटर्मिनेंट है वो ये है ना, 1 2 3 और 4। इसकी वैल्यू यदि हमको निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कोई नंबर ही हो, ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो है ना, डिटर्मिनेंट सपोज इस फॉर्म में है ना, x1 y5, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में ही होगी, पर क्या हो जाएगी, 5x माइनस वाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखते हैं, है ना, 3/3 डिटर्मिनेंट। तो सपोज हमारा 3/3 डिटर्मिनेंट जो है वो ये है ना, A11 A12 A13 21 22 23 और 31 32 33, है ना। इसी तरह से डिनोट किया अपन ने, रो पहले कॉलम बाद में, ये डी, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है।
इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपन किस तरह से लिखते हैं, A11 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जैसे A11 से रिलेटेड जो रो और कॉलम है उसको हम हटा दें, मतलब इस कॉलम को हमने हटा दिया और इस रो को हमने हटा दिया, तो हमारे पास में क्या बच गया, ये वाला एक डिटर्मिनेंट बच गया। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो A11 के साथ में आ जाएगी। तो इस डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू है, A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, अच्छा अब क्या, डिटर्मिनेंट में इसी तरह से चलता है, इसको खोलते हैं जब, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, तो अब जो सेकंड टर्म जो आएगी ये माइनस आ जाएगा, है ना, ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस ये यहाँ आ गया। ठीक है, A12 इंटू, अब A12 से रिलेटेड जो रो और कॉलम है उसको हम हटा दें, तो रो तो यही वाली हट जाएगी, कॉलम कौन सा हटेगा, अब की बार कॉलम जो है वो ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये कौन से डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये और ये। ठीक है, आप देख रहे हैं जो बचा हुआ हो गया, तो ये कितना आ गया, A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक, और तीसरा टर्म है ना, ये प्लस, ये वाला प्लस जो है वो यहाँ आ गया, A13 इंटू तीसरा कॉलम हट जाएगा, बना ही देता हूँ, अब की बार ये वाला कॉलम हट जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन बच गया, ये डिटर्मिनेंट बच गया अपना, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू हो गई। अच्छा अब ऐसा करते हैं, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, काफ़ी लंबा सा एक्सप्रेशन है, इसको लिखने का एक और एलिगेंट तरीका देखते हैं, है ना, उसको याद करना भी इजी है, तो इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अपन कैसे लिखते हैं, A11, अच्छा ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये क्या थी, जो डिटर्मिनेंट हमने बनाया था A11 की रो और कॉलम को एक्सक्लूड करके, मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर, है ना, M11, मतलब जो ये एलिमेंट A11 वाला जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को हटा के जो डिटर्मिनेंट बचता है उसको हम बोलते हैं माइनर। कोई अलग से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसको समझना सिंपल ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहली वाली टर्म क्या हो गई, A11 इंटू M11 माइनस A12, ये दूसरा वाला ब्रैकेट क्या था, जो A12 वाली टर्म है उसको हटा करके जो टर्म्स बचती हैं, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, है ना, ये दो कॉलम, तो इससे जो डिटरमिनेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, M12। ठीक है, और इसी तरह से प्लस A13 M13। ठीक है, तो इसको याद करना भी इजी है, और ये माइनर जो है वो पहले वाले टर्म से ही रिलेटेड है, मतलब उसी टर्म के रो और कॉलम को हटा के जो बचता है ना, वो डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CIJ। ठीक है, तो जैसे ये जो 11 जो लिखा हुआ है इसमें I क्या है, I1 J1, 12 लिखा हुआ है उसमें I1 J2, तो CIJ क्या है, -1 रेज़ टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है, इसमें क्या है, यदि तो अब इसमें क्या है कि यदि तो I प्लस J जो है वो इवन है, I प्लस J इवन है, तो CIJ MIJ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर, तो ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, और I प्लस J यदि ऑड है तो CIJ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ MIJ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, इसको भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यदि इसी एक्सप्रेशन को हम कोफैक्टर्स के टर्म्स में लिख दें तो क्या हो जाएगा, सीधा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये भी
है ना, आप फैमिलियर होने चाहिए इन दोनों एक्सप्रेशन से। तो हमने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से उसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया। तो इस वीडियो का डिस्कशन खत्म करने के पहले ना एक चीज और देख लेते हैं जरा। अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू, है ना, 9 5 45 माइनस 8 6 48, है ना, -3 -2 36 -42 -6 प्लस 3 8 4 32 32 माइनस 35 -3। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जैसे हमने इस डिटर्मिनेंट को जो ओपन किया, तो हम क्या बोलते हैं, इसको हमने रो 1 से ओपन किया। इस डिटर्मिनेंट को हम चाहे तो किसी भी रो से ओपन कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कर लेते हैं, यदि हम सेकंड रो से ओपन करें, है ना, इस डिटर्मिनेंट को, तो सेकंड रो से ओपन करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट टर्म क्या है, a21, ठीक है। तो a21 इंटू को फैक्टर 21 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, a22 को फैक्टर 22 प्लस a23 को फैक्टर 23, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4, है ना, ये 4 हो गया। अच्छा, अब को फैक्टर, इसमें ध्यान दें जो पहला वाला टर्म है उसी में नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि को फैक्टर का i प्लस जे जो है वो ऑड है। आप देख रहे हैं, -1 रेज टू पावर 2 + 1, ये 3 आ जाएगा, देख रहा है। और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कौन सा हुआ, ये 2 3 और ये 8 9। तो 9 2 18, 18 में से 24 गए, तो कितना आ गया, -6 प्लस a22 कितना है, 5, फिर -1 रेज टू पावर 4, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा। और C22 कितना हो जाएगा, 9 - 21, तो 9 - 21 कितना हो गया, -12 हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरी टर्म प्लस a23 है 6 -1 रेज टू पावर 5 और C23, सेकंड रो थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 - 14, तो ये -6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 24 - 60 प्लस 36, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक एक्सरसाइज तो आप कर ही लें, है ना। जैसे फर्स्ट कॉलम को लेकर के आप इसको खोलें, डिटर्मिनेंट को, उसका एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, a11 c11, ये तो सही है, प्लस अब हम ये इस वाले 4 को लेंगे जो कि क्या है, a21 c21 प्लस a31 c31, है ना। इस तरह से कोफैक्टर्स निकाल करके आप देखें तो उसका आंसर भी सेम ही आता है ना, 0। तो इस चीज को ध्यान में रखें।